योगी आदित्यनाथ, वो नाम जो शायद बीजेपी को भी नहीं पता था कि मोदी जी के बाद देश का सबसे पॉपुलर नेता बनेगा। पूरे भारत की चाबी एक ऐसे राज्य में थी जो कभी भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, लेकिन आज भारत का सबसे तेजी से उभरता हुआ राज्य है। जब से देश आजाद हुआ तब से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, गरीबी और माफिया, बस यही देखा गया था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, यूपी इन्हीं नामों से जाना जाता था। लेकिन 2017 के बाद सब बदल गया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी। आज भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज यूपी में है, सबसे बेहतर कानून व्यवस्था यूपी में है और सबसे तेजी से तरक्की करने वाला राज्य यूपी है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। योगी जी यूपी के सीएम बनने वाले भी नहीं थे, कोई और सीएम बनने वाला था और इसके पीछे बहुत गहरी राजनीति थी। आज भी बीजेपी में खुद योगी जी के खिलाफ राजनीति चलती है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता योगी जी को पसंद नहीं करते और सबसे बड़ी बात, योगी जी मोदी जी के बाद पीएम बनने के सबसे बड़े दावेदार क्यों हैं? आइए विस्तार से देखते हैं। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो देश को लगा कि अब हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं और सनातन धर्म को एक नई पहचान मिलेगी और भारत गर्व के साथ अपनी हिंदू संस्कृति को आगे ले जाएगा। और धीरे धीरे कार्य भी हुए। 3 तलाक बंद हुआ, अयोध्या में राम मंदिर बना, अनुच्छेद 370 हटाया गया। ये सब ऐसे निर्णय थे जो दशकों से रुके हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जो लोग बीजेपी के शीर्ष पर थे, उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ समझौते किए। ऐसे लोगों को दल में सम्मिलित किया जिन्होंने कई बार सनातन धर्म का अपमान किया था। लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ इन सब से बिल्कुल भिन्न है। उन्होंने सदैव अपनी परंपरा और सनातनी होने को प्राथमिकता दी। चाहे गौ माता का विषय हो, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज ना पढ़ने देने का मुद्दा हो, लव जिहाद हो या कोई भी ऐसा प्रसंग जिससे सनातन धर्म का अपमान होता हो, योगी जी ने कभी कोई शिथिलता नहीं बरती और साथ ही उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में खड़ा कर दिया। जहां उत्तर प्रदेश में इतनी अराजकता थी कि लोग अपना नाम बताने में संकोच करते थे, आज वही उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित राज्य है। यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पूर्णतः दरकिनार कर दिया गया, किंतु फिर भी वो अपने सिद्धांतों से और बीजेपी की मूल विचारधारा से जुड़े रहे। लेकिन योगी जी ने ये सब कैसे किया? इसके लिए हमें पहले उनका बचपन देखना होगा। जून 1972 को वर्तमान उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने उसका नाम रखा अजय सिंह बिष्ट। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में कार्यरत थे। पहाड़ी क्षेत्र में पले बढ़े अजय का जीवन साधारण और अनुशासित था। उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की और छात्र जीवन में सामाजिक तथा राष्ट्रवादी गतिविधियों में रुचि लेने लगे। योगी आदित्यनाथ की आधिकारिक जीवनी के अनुसार उन्होंने लगभग 22 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास का मार्ग चुना। लेकिन सवाल ये था कि पढ़ाई करने वाला एक पहाड़ी युवक अचानक संन्यास की ओर क्यों मुड़ा? उस दौर में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम की तरफ बढ़ रहा था। अजय सिंह बिष्ट धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों से प्रभावित हुए। इसी दौरान उनकी मुलाकात गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के महंत अवेद्यनाथ से हुई। महंत अवेद्यनाथ केवल धार्मिक गुरु नहीं थे, वे कई बार विधायक और सांसद रह चुके थे तथा राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल थे। अजय सिंह बिष्ट उनके शिष्य बने, संन्यास ग्रहण किया और उन्हें एक नया नाम मिला, योगी आदित्यनाथ। संन्यास लेने के बाद योगी जी गोरखनाथ मंदिर से जुड़ गए और धार्मिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हो गए। लेकिन उनके गुरु महंत अवेद्यनाथ जानते थे कि इस युवक में केवल एक साधु नहीं बल्कि एक नेता भी छुपा है। 1998 में महंत अवेद्यनाथ ने गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया और अपने इस युवा शिष्य को मैदान में उतार दिया। उस समय योगी आदित्यनाथ की आयु मात्र 26 वर्ष थी और वो जीत गए। देश के सबसे युवा सांसदों में से एक बनकर वो लोकसभा पहुंचे और गोरखपुर की जनता ने उन पर जो भरोसा जताया उसे उन्होंने कभी तोड़ा नहीं। 1998 के बाद 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 तक लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद चुने गए। लेकिन सांसद रहते हुए भी योगी जी चुप नहीं बैठे।
उन्होंने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो पश्चिमी यूपी में धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खड़ा था। ये संगठन उनकी पहचान बन गया और साथ ही विवादों का केंद्र भी। कई बार उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, कई बार उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर वापस आए। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, 403 में से 312 सीटें। लेकिन सीएम कौन बनेगा, ये सवाल बीजेपी के अंदर एक बड़े उठापटक का कारण बन गया। बीजेपी के कई बड़े नेता योगी जी को सीएम नहीं देखना चाहते थे। उनका तर्क था कि एक साधु, एक विवादास्पद नेता को यूपी जैसे बड़े राज्य की बागडोर कैसे सौंपी जा सकती है। कई नाम सामने आए, केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा और कुछ अन्य। लेकिन आरएसएस और मोदी जी दोनों को पता था कि यूपी को सुधारने के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत है जो न डरे, न झुके और न समझौता करे। और वो नाम सिर्फ एक था। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जिस यूपी में गुंडे सरकार से ज्यादा ताकतवर थे, उसी यूपी की बागडोर अब उस साधु के हाथ में थी जिसे पार्लियामेंट में साधु कहकर अपमानित किया गया था। और अब असली कहानी शुरू होती थी। 19 मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सीएम की शपथ ली तो पूरे राज्य में एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ लोगों को उम्मीद थी, कुछ लोगों को डर था और कुछ लोग सोच रहे थे कि एक साधु इस दलदल को कैसे साफ करेगा। लेकिन जो अगले कुछ सालों में हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सीएम बनने के कुछ ही समय बाद यूपी में एक लाइन तेजी से वायरल होने लगी, अपराधी अगर सुधर जाए तो ठीक, नहीं तो ठोक दिए जाएंगे। नेता ऐसी बातें अक्सर स्टेज पर खड़े होकर जनता को खुश करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस बार का सीन बिल्कुल अलग था। योगी जी के आदेश पर यूपी पुलिस ने क्रिमिनल्स के सामने दो ही ऑप्शन रखे, या तो सरेंडर करो या एनकाउंटर के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ 10 महीनों के अंदर 1100 से ज्यादा एनकाउंटर्स हुए और ये संख्या आगे चलकर 15,000 से 16,000 तक पहुंच गई, जिसमें 250 से ज्यादा लिस्टेड क्रिमिनल्स मारे गए और 300 से ज्यादा या तो इंजर्ड हुए या अरेस्ट हुए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था विकास दुबे, जिसने 2001 में पुलिस स्टेशन में घुसकर एक सिटिंग मिनिस्टर को गोली मार दी थी, जिस पर 60 से ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस थे, जिसे 4 अलग अलग सरकारों ने कभी छुआ तक नहीं था। उसी विकास दुबे के लिए 3 जुलाई 2020 को रात के अंधेरे में कानपुर के बिकरू विलेज में एक स्पेशल टीम भेजी गई। लेकिन विकास दुबे को खबर मिल गई। उसने पूरे मोहल्ले को एक बैटलफील्ड बना दिया। रास्तों में जेसीबीज और ट्रैक्टर्स खड़े करवाए, घरों की छतों पर वेपन्स रेडी किए और जैसे ही पुलिस उस गांव में एंटर हुई, हर तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। उस रात 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, जिसमें सर्कल ऑफिसर भी शामिल थे। विकास दुबे ये मैसेज दे रहा था कि उत्तर प्रदेश का सीएम चाहे कोई भी हो, जमीन पर राजा अभी भी वही है। योगी जी ने सिर्फ एक लाइन बोली, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 7 जुलाई को विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया और 10 जुलाई को कानपुर लाते वक्त उसकी गाड़ी पलटी और एनकाउंटर में वो मारा गया। अगर विकास दुबे का नाम कानपुर में खौफ था, तो प्रयागराज में एक नाम और था, अतीक अहमद। एक ऐसा इंसान जिसके पास पॉलिटिकल पावर, गुंडागर्दी और पैसा, ये तीनों एक साथ थे। प्रयागराज में लोग हंसी मजाक में कहते थे कि यहाँ का असली डीएम अतीक है, बाकी सब बस फाइल संभालने का काम करते हैं। 100 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस, लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लेकिन कोई विटनेस कभी कोर्ट तक नहीं पहुंचता था और जो पहुंचने की हिम्मत करता था वो घर वापस नहीं पहुंचता था। उसे जेल में डालो तो वहां से भी वो अपना नेटवर्क चलाता था। लेकिन एक दिन उमेश पाल नाम का एक इंसान खड़ा हुआ और अतीक अहमद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए तैयार हो गया और यहीं से अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हुई। योगी सरकार ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया, प्रॉपर्टीज अटैच हुई, केसेस फास्ट ट्रैक हुए और आखिर में कोर्ट परिसर में ही अतीक अहमद और उसका भाई मारे गए। यूपी का सबसे बड़ा माफिया साम्राज्य
ध्वस्त हो गया। ठोक देंगे पॉलिसी के साथ साथ योगी सरकार ने एक और तरीका अपनाया जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, बुलडोजर जस्टिस। माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर सीधे बुलडोजर चला दिए गए। अतीक अहमद की अरबों की प्रॉपर्टीज, मुख्तार अंसारी के गुर्गों के ठिकाने, अवैध कब्जे, सब पर एक के बाद एक बुलडोजर चले। योगी जी का संदेश क्रिस्टल क्लियर था, अगर कानून तोड़ोगे तो सिर्फ जेल नहीं जाओगे, तुम्हारी अवैध संपत्ति भी मिट्टी में मिल जाएगी। और इसका असर यह हुआ कि जो क्रिमिनल्स दशकों से सिस्टम के ऊपर थे वो सिस्टम के नीचे आ गए। लॉ एंड ऑर्डर सुधरने के बाद यूपी में जो डेवलपमेंट हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज यूपी में देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ आज एक नई पहचान के साथ खड़े हैं जहां देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। यूपी की जीडीपी जो पहले दशकों से पिछड़ी हुई थी, आज यूपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में है। इन्वेस्टर्स समिट में लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट यूपी में आए और एक स्टेट जो कभी बीमारू कहलाता था आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा है। लेकिन योगी जी की असली पहचान उनके काम से नहीं, उनके चरित्र से बनती है। एक इंसिडेंट है जो 2023 का है। यूपी के एक पहाड़ पर माता जी के मंदिर के पास एक छोटी सी प्रसाद की दुकान चलाने वाली महिला से जब टूरिस्ट्स मिले तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सगी बहन शशि देवी थी। यूपी का सीएम जिसके एक साइन से हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स क्लियर होते हैं, उसकी बहन आज भी पहाड़ पर एक छोटी सी दुकान चला रही है। क्या योगी जी चाहते तो अपनी बहन की किस्मत रातों रात नहीं बदल सकते थे? बिल्कुल बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अपनी बहन के लिए सिस्टम को बेंड करेंगे तो वो भी उन्हीं में से हो जाएंगे जिनके खिलाफ वो बुलडोजर चला रहे हैं। अप्रैल 2020 की बात है। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में थे, तभी एक ऑफिसर ने आकर एक मैसेज दिया। वो मैसेज था कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। लेकिन योगी जी ने मीटिंग कंटिन्यू की। उन्होंने ये तक कह दिया कि वो अपने पिताजी की अंतिम यात्रा में नहीं जाएंगे क्योंकि कोविड जैसे क्रिटिकल समय में राज्य को उनकी ज्यादा जरूरत है। और ये वही इंसान है जिसने संन्यास लेते वक्त खुद का पिंड दान किया था, अपना घर, परिवार, रिश्ते और यहाँ तक कि अपना असली नाम अजय बिष्ट भी त्याग दिया था। 2017 में जब योगी जी सीएम बने तो अखिलेश यादव के कार्यकाल की 35,000 से ज्यादा स्कूल बैग्स बची थी जिन पर अखिलेश और उनके पिता मुलायम सिंह की फोटो थी। कोई और नेता होता तो उन बैग्स को नष्ट कर देता पॉलिटिकल ईगो के नाम पर, लेकिन योगी जी ने वही बैग्स बच्चों में बांट दी क्योंकि सरकार का पैसा पॉलिटिकल ईगो के लिए बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये सवाल आज पूरे देश में है, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें यह समझना होगा कि इंडिया को किस तरह के पीएम की जरूरत है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां डायनेस्टीज की पॉलिटिक्स ने दशकों तक राज किया, नेहरू गांधी परिवार से लेकर मुलायम लालू परिवारों तक। रिसर्च ये कहती है कि जो नेता डायनेस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ, क्राइम कंट्रोल और डेवलपमेंट में नॉन डायनेस्टिक लीडर्स से हमेशा अंडर परफॉर्म करते हैं। और योगी जी नॉन डायनेस्टिक हैं। उनका कोई परिवार नहीं, कोई बेटा नहीं जिसे राजनीति में आगे बढ़ाना हो, कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया है और जिनके लिए उनकी प्रजा ही उनका परिवार है। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को यूपी में अपेक्षित सफलता नहीं मिली और कहा जाता है कि योगी जी को कैंपेन में उतना महत्व नहीं दिया गया जितना मिलना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद योगी जी अपने उसूलों से नहीं हटे, बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी से जुड़े रहे और यूपी में अपना काम करते रहे। ये वो सबसे बड़ी क्वालिटी है जो एक नेता को बाकियों से अलग करती है। जब आपको दरकिनार किया जाए, जब आपको कमजोर करने की कोशिश हो, तब भी आप अपने काम से नहीं हटते। चाणक्य ने कहा था, प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा का हित। योगी आदित्यनाथ शायद इस देश के उन चंद नेताओं में से एक है जिन पर यह श्लोक सच में लागू होता है और इसीलिए वो सिर्फ यूपी के सीएम नहीं, वो इस देश का भविष्य है। बीजेपी के अंदर एक बात अब किसी से छुपी नहीं है, योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता ने
बीजेपी के उन बड़े नेताओं को बेचैन कर दिया है जो मोदी जी के बाद खुद को अगला पीएम देखते थे। 2017 से पहले पूरा देश यही सोचता था कि मोदी जी के बाद अमित शाह ही अगले पीएम बनेंगे। ये एक सेटल्ड इक्वेशन था। लेकिन जैसे ही योगी जी यूपी के सीएम बने और उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिलाया, बुलडोजर जस्टिस चलाई, यूपी को देश का सबसे सेफ राज्य बनाया, तो एक नया इक्वेशन सामने आ गया। आज दुबई में देश के किसी भी कोने में जाओ, लोग योगी जी के बारे में बात करते हैं। बीजेपी जब भी किसी राज्य में इलेक्शन लड़ती है तो नेता कार्यकर्ता एक ही मांग करते हैं, योगी जी की रैली करवाओ। ये पॉपुलैरिटी अमित शाह के पीएम बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गई और इसीलिए जो खेल शुरू हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। योगी जी को अपना मनपसंद चीफ सेक्रेटरी नहीं मिला, अपना मनपसंद डीजीपी नहीं मिला। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी एक नहीं चली। लेकिन जब करंट सरकार हिंदुओं के मुद्दों पर पीछे हटती है, जाति जनगणना की तरफ बढ़ती है, तब यूपी में योगी जी वही करते हैं जो हिंदू समाज चाहता है। जैसे 2013 में आडवाणी, सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह सब मिलकर मोदी को रोकना चाहते थे, लेकिन मोदी का जनाधार इतना बड़ा था कि बीजेपी को उन्हें स्वीकार करना पड़ा। आज वही स्थिति योगी जी की है। 2027 का यूपी इलेक्शन तय करेगा कि योगी जी कहां जाते हैं और उसी के साथ तय होगा कि इंडिया का अगला पीएम कौन होगा।